हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटे। आप सभी का बेटे एक बार फिर से स्वागत है मैथ्स की क्लास में। तो जैसा कि बेटे आप सब जानते हैं, हमने लास्ट क्लास में सीखा इनवर्स निकालना। लास्ट टॉपिक था बट लिस्ट नहीं था। आप भी ये जान चुके हैं कि पूरा चैप्टर एक तरफ और लास्ट टॉपिक एक तरफ, इनवर्स, जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब देखो बेटे, 6 मार्क्स गेन करना आसान है अगर 1 मार्क्स के 6 क्वेश्चन हो, लेकिन अगर 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आता है तो कहीं ना कहीं यार आप भी समझते हो 6 नंबर की चीज़ कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंस रखती है, कुछ ना कुछ तो खासियत है। तो जैसे नंबर है बेटा वैसी मेहनत भी है। आप इतना समझ चुके होंगे, सारे बच्चे जान चुके होंगे कि इनवर्स क्या चीज़ है, मतलब किससे पाला पड़ा है हमारा, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है बेटे, बस थोड़ी सी ना इसमें कैलकुलेशन डीपली है। जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट रहना होगा बेटे, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी दिखानी होगी। अगर इतनी सी भी गलती हुई और आपका एक साइन भी छूट गया तो आप देख सकते हैं पूरा आंसर गड़बड़ा जाता है। और ऐसा आपने देखा भी होगा कि मेरे से भी बहुत बार ब्लैक बोर्ड पे कभी कभार करते हुए बेटे कोई भी एक चीज़ मिस हो जाती है तो पूरा सवाल गलत हो जाता है। सही बात है बेटे, ये बिल्कुल, है ना। तो इसीलिए बेटा इस पे ना हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो जितनी ज़्यादा आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे ना इनवर्स निकालने में, उतनी आपकी एक्यूरेसी आती जाएगी, उतने ही आप कैलकुलेशन में बेहतर होते जाएंगे। हाँ बेटे, तो मेन जो मकसद है ना वो है क्या बेटे, प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस चैप्टर में, वो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कौन मांगता है, इनवर्स मांगता है। बाकी बेटे आप खुद जानते हैं कि इस चैप्टर में सर और कुछ भी नहीं है, और कोई भी चीज़, बाकी तो हमने सारी वीडियो देख देख के पूरा चैप्टर सीख लिया है ना, लेकिन इसमें हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस करके भी खाली हल्का सा सीखा है, एक्यूरेट नहीं आया है। बहुत से बच्चों की ये कहीं ना कहीं समस्या होगी कि सर मैं करता सही हूँ लेकिन आंसर सही नहीं आता। तो बेटा आपके साथ ऐसा नहीं है, ऐसा सबके साथ है। यहाँ तक कि ऐसा मेरे साथ भी होता था बेटे स्टार्टिंग में। आपका तो फिर भी चलो एटलीस्ट इतना आ रहा है, कभी कभार ऐसा होता था कि मेरा तो कुछ भी नहीं आता था, बिल्कुल सा उड़ जाता था, कुछ भी नहीं आता था, आंसर मैच भी नहीं करता था दूर दूर तक। लेकिन प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे बेटे चीज़ें आने लगती है। हल्की हल्की सी भी चीज़ आपको आती है ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है बेटे, और वही थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा कॉन्फिडेंस को डेवलप करता है, और कॉन्फिडेंस से चीजें और आने लगती है। तो ये दोनों आपस में बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसा आप जानते हैं, किसी से पूछो यार पैसा कैसे कमाया जाता है, तो वो कहता है पैसा पैसे से कमाया जाता है। वो कहता है यार अगर पैसा ही होगा तो फिर दिक्कत ही क्या है ना। बहुत जगह आपने सुना होगा पैसा पैसे को अट्रैक्ट करता है ना। अगर आपको अमीर बनना है तो पैसा होना चाहिए, और पैसा कैसे आएगा जब अमीर होंगे। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कुछ चीजें है ना, कि थोड़ी सी चीज पहले प्रैक्टिस करो बेटे, थोड़ी सी चीज आएगी उससे कॉन्फिडेंस आएगा, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और ज्यादा चीजों को सिखाएगा, और ज्यादा चीजें आएंगी तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है बेटे, तो प्रैक्टिस का काम है। देखो सीधी सी बात है, मैं आपको करके दिखा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं कर दूंगा, लेकिन उससे मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा, मैं सीख रहा हूं बेटे। आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा। आप इससे भागेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। भागना नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस 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 करो बेटे, बार 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 आएगा यार, कभी ना कभी तो आएगा। मोस्ट बच्चों को आ भी गया होगा, ऐसी बात नहीं है बेटे, मोस्टली बच्चों को आ भी गया होगा। लेकिन जिनको नहीं आया घबराने की बात नहीं है बेटे, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। आपको भी पता है, देखो मेथड आप सीख चुके हो, आप आइडेंटिटी बना देते हो पूरी, सर पहले को 1 बना देता हूँ, 0 बना देता हूँ, 0 बना देता हूँ, 0 बना देता हूँ, 1 बना देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। क्लियर है बेटे, ये सारी चीज आप सीख चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। बस बच्चों की समस्या ये होती है कि सर मेरा आंसर करेक्ट नहीं आ रहा। तो एक बात बताओ, आंसर करेक्ट नहीं आ रहा इसका मतलब है आपने देखो स्टार्टिंग सही की है, मेथड सही लगाया, पर आंसर सही नहीं आ रहा। इसका सीधा मतलब क्या है कि आप जो बीच में कैलकुलेशन कर रहे हो बेटे वहीं पे एरर है। आपका मेन एरर आ किस में रहा है सर, कैलकुलेशन में, प्लस माइनस में। और ऐसा कुछ भी नहीं है बहुत बड़ा, बस क्या होता है बेटे जब हमारे पास इतनी चीजें एक साथ होती है तो कहीं ना कहीं प्लस माइनस छूट जाता है। तो उन्हीं चीज को सीखना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है बेटे, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आता जाएगा बेटे। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर अभी भी मेरे को 3 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स में प्रॉब्लम है, इसीलिए बेटा मैं अभी नहीं करा रहा हूँ,
अब प्रैक्टिस करेंगे आपको डाउट लगेगा, देखो डाउट आएगा तब मैं समझाऊंगा तो क्लियरिटी ज्यादा होगी बेटे कि आप कौन सी चीज कहाँ गड़बड़ कर जाते हो। तो इसीलिए बेटा आप ज्यादा से ज्यादा पहले प्रैक्टिस करो इसी की किसकी बात कर रहा हूँ बेटे, इनवर्स की। आप 2 ऑर्डर वाले की नहीं, अब आप 3 ऑर्डर वाले की प्रैक्टिस करो और ज्यादा से ज्यादा करो। गलत आंसर आ रहा है कोई बात नहीं बेटे, ट्राई करो, ठीक है। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि सर अभी भी हमें समस्या आ रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो बेटे आप मेरे को बताएंगे। अगर आप मेरे को बताते हैं, डाउट क्रिएट करते हैं, तो बेटे मैं एक्स्ट्रा, जब ये चैप्टर ऑलमोस्ट डन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो एक एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इनवर्स निकालना सिखाऊंगा। और सिखाऊंगा नहीं, सिखा दिया है, उसमें मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा बेटे। उसमें मैं 3 ऑर्डर वाले इनवर्स निकाल के दिखाऊंगा। वो मैं आज करने वाला था, लेकिन वही मेन चीज है, मैंने बोला जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेरे सिखाने से क्या फायदा है बेटे। तो इसीलिए कोशिश करो, प्रैक्टिस करो। मैं बार बार कह रहा हूँ इस चैप्टर में मेन चीज बस क्या है, इनवर्स। 6 मार्क्स का क्वेश्चन बेटे ऐसे ही नहीं आएगा, है ना। तो उसके लिए प्रैक्टिस तो मांगती है यार, हर चीज में प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो ऐसे ही बेटा यहाँ भी थोड़ी सी प्रैक्टिस है, बस बिना घबराए करते रहो। गलतियां हो रही है, गलतियां होना मतलब आप सही जा रहे हो यार। गलतियां होने का सीधा सीधा मतलब है आप सही जा रहे हो, आप रास्ते को चुन रहे हो डिफरेंट। उधर जाके गलती मिलती है, इधर जाके गलती मिलती है, तो आपको मोर देन 1 पॉसिबिलिटी पता लग रही है बेटे, वो बेहतर है, ठीक है। तो आज बेटा मैं आपको सिखाऊंगा वर्ड प्रॉब्लम। तो मैंने आपको बताया था कि हमारी एक एक्सरसाइज थी 3.2, उसमें वर्ड प्रॉब्लम के सवाल आए थे बेटा, तो आज हम उसको डील करना सीखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा सा बेटे, फिर उसको खत्म करने के बाद मैं आज आपको करवाऊंगा मिसलेनियस के क्वेश्चन। हमारी मिसलेनियस भी छोटी सी, ठीक है। तो आओ बेटे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलो। तो बात करने वाले बेटा हम वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में पहले से थोड़ा सा बेसिक से समझते हैं बेटे। देखो वर्ड प्रॉब्लम आप ये तो जानते हो बेटे, एक प्रॉब्लम होती है जो वर्ड्स में छिपी होती है। मैथ्स में ये बहुत बच्चों की प्रॉब्लम होती है मतलब वर्ड प्रॉब्लम बहुत बच्चों की प्रॉब्लम होती है। वो कहते हैं सर ये वर्ड प्रॉब्लम से बड़े कष्ट होते हैं, हमें जैसी वर्ड प्रॉब्लम आती है ना हमारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है वर्ड प्रॉब्लम में। देखो मेनली बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है ना, वो जनरली क्या होते हैं, मैं कहूँ डायरेक्ट तो वो हिंदी बैकग्राउंड से होते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड हिंदी है ना तो आपको ना अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है, बस और कुछ नहीं। वर्ड्स में से प्रॉब्लम निकालने में प्रॉब्लम होती है। तो वो बेटा धीरे धीरे आएगा जब आप डील करना सीखेंगे। प्रॉब्लम क्या होती है कि आप चीज़ों को ना छोड़ते हो यार, अवॉइड करते हो, भागते हो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो चीज़ जब एक्सेप्ट स्टार्ट कर दोगे कि ये आज से मेरे को करनी है बेटे, 4 दिन बाद आप उसके बेस को समझ चुके होंगे। लेकिन अगर आपने स्टार्ट ही नहीं किया तो 4 दिन बाद भी आप कैसे होंगे, वही यार ये चीज़ मेरे को डराती है। तो वो नहीं होना चाहिए ना बेटे। सब चीज़ सब डरते हैं यार, ऐसा कुछ नहीं। स्टार्टिंग में हर चीज़ डरावनी होती है लेकिन धीरे धीरे सब आ जाता है। तो परेशान नहीं होना, धीरे धीरे करके करना है। तो वर्ड प्रॉब्लम में बेसिक नॉलेज लेंगे, फिर हम बात करेंगे कि प्रॉब्लम में से वर्ड में से कैसे प्रॉब्लम ढूंढते हैं, ठीक है। अच्छा बेसिक क्या है कि बेटे मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाया था और मैंने आपको बताया था कि बेटे अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स है AIJ M×N और दूसरी एक मैट्रिक्स है बेटे AIJ P×Q। मैंने बताया था बेटे कि ये पॉसिबल है कि आप इसका प्रोडक्ट कर सकते हो, यानी मल्टीप्लाई कर सकते हो इफ एंड ओनली इफ n इक्वल टू p, है ना बेटे। ये बताया था मैंने कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। इट इज मैंडेटरी कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिफरेंट मैट्रिक्स, है ना बेटे। अगर आप 2 अलग अलग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो बेटे मैंडेटरी कंडीशन क्या होती है कि सर इसका एंडिंग पॉइंट मींस नंबर ऑफ कॉलम, इसका स्टार्टिंग पॉइंट्स मीन नंबर ऑफ रो इक्वल होने चाहिए, तभी ये मल्टीप्लाई होती है। और जब ये मल्टीप्लाई होती है तो आंसर क्या आता है m/p, ठीक है बेटे। ये पढ़ा था हमने, सही बात है, सही बात है। अब एक बात आप बताओ बेटे, मैं चाहता हूं कि किसी का ऑर्डर जो हो ना वो 1 by 1 हो। बात को गौर करना मेरी क्या कह रहा हूं। मैं चाहता हूं जो मेरे पास मैट्रिक्स आए उसका ऑर्डर क्या हो 1 by 1 हो। इसका मतलब सर आप जो चाहते हो वो जब भी पॉसिबल है जब यहाँ M1 हो और यहाँ Q1 हो। मैं क्या बात तो ठीक है,
बात तो बिल्कुल ठीक है। हाँ सर, अगर ये 1 होगा और ये 1 होगा तो आंसर 1/1 आएगा, लेकिन ये सेम होना भी जरूरी है। हाँ सर, ये बिल्कुल ठीक बात है, ये सेम होना जरूरी है। तो ऐसे कर दो 1 × 3 और 3 × 1 हो जाएगी मल्टीप्लाई। हाँ सर, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये सेम है और आंसर क्या आएगा 1/1। बोलो सही है बेटे, बोलो सही है। हाँ सर, ये तो बहुत बढ़िया। अच्छा 1/4 4/1 बिल्कुल डन। 1/2 2/1। बोलो सर हम हमेशा क्यों चाहते हैं कि 1/1 आए? अच्छा देखो बेटे, वर्ड प्रॉब्लम आप जानते हो, वर्ड प्रॉब्लम में एटलीस्ट हर एक बच्चा इतना तो जानता ही है कि सर वर्ड प्रॉब्लम में एक समस्या होती है जो वर्ड्स के रूप में, शब्दों के रूप में छुपी होती है, उसको हम बेटे निकालते हैं, अपने मैथ्स के रूलों से सॉल्व करते हैं और एक फाइनल आंसर आता है। तो गौर से सुनना, एक फाइनल आंसर आता है, एक। तो बेटा एक फाइनल आंसर लाने के लिए हमें 1/1 की मैट्रिक्स तो चाहिए ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरा आंसर कुछ ऐसा है, तो आंसर तो 1 है, इसका ऑर्डर क्या है 1/1। समझ लो बेटे, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें 1 आंसर चाहिए, इसीलिए हम 1/1 की बना रहे हैं। 2 आंसर चाहिए होगी तो बोलो बोलो, 2 आंसर चाहिए तो क्या बनाएंगे 1/2 की बनाएंगे। 3 आंसर चाहिए तो 1/3 की बनाएंगे। डिपेंड करता है हमें कितने आंसर चाहिए, और वो किस पे डिपेंड करता है? क्वेश्चन में कितने पूछे हैं बेटे। ठीक है बेटे, तो सबसे देखो जनरल, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में हमें 1 आंसर ही निकालना है, और 1 आंसर निकालने के लिए 1/1 की बनानी पड़ेगी। ठीक है, 1/1 की कब बनेगी? जब कुछ इस प्रकार से कंडीशन सॉल्व होगी, इनके ऑर्डर कुछ इस प्रकार होंगे। आप इस चीज को गौर से समझें। अगर मैं इसे उल्टा लिख दूं, इसको उल्टा लिख दूं, पहले इसे यहाँ लिख दूं और इसे यहाँ लिख दूं, अब एक बात बताओ बेटे, मल्टीप्लाई हो जाएगी? हाँ सर, मल्टीप्लाई तो हो जाएगी, बट आंसर जो आएगा बेटे वो 3/3 का आएगा। कितने का आएगा? 3/3। अब एक बात बताओ, 3/3 बहुत सारे आंसर आएंगे बेटे, आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ सर, आंसर तो बहुत सारे आएंगे। तो अगर मैं ऐसे करूंगा तो मेरे पास 9 आंसर आएंगे। अब क्या पता 9 की पॉसिबिलिटी ना हो। हाँ बेटे, तो मेन चीज ये है कि हमेशा हमें इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 2 बात कि आप इस रूल को भी फॉलो करोगे। सर इस रूल का मतलब, इस रूल का मतलब है पहले आप जो बना रहे हो ना, गौर से देखो बेटा, कितने भी मैट्रिक्स ले लो, इन सब में रो कितनी है? सर 1 है। कॉलम कितनी भी हो, रो कितनी है? 1 है। और आपको मैंने बताया था कि बेटे जिसमें रो 1 होती है उसे क्या कहते हैं? सर उसे कहते हैं रो मैट्रिक्स। बोलो बात सही है गलत है? सर बात तो बिल्कुल ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर बात है ना बेटी? अब मेन चीज यहाँ पे निकल के ये आती है कि सर हमेशा हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। बिल्कुल करेक्ट बेटा, हमेशा ऐसे ही करना पड़ेगा। यानी अगर मैं आपको लिखवाऊं करेक्ट, तो कहने का सीधा मतलब है हमेशा सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? रो मैट्रिक्स। तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा, डिस्क्राइब रो मैट्रिक्स। सबसे पहले हमें एक रो मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। अब रो का मतलब आप समझ चुके हैं, वो रो मैट्रिक्स में हमेशा रो 1 होगा, कॉलम कुछ भी हो सकता है। डन बेटे। नंबर 2, फिर हम डिस्क्राइब करेंगे एक कॉलम मैट्रिक्स। जिसमें बेटा आप फिर समझ चुके हैं कॉलम 1 होना चाहिए, रो कितने भी पॉसिबल है। जब भी तो बेटे इन दोनों को फाइनली मल्टीप्लाई करके आंसर 1/1 आएगा। हाँ बिल्कुल डन है। तो आपको बस ये चीज याद रखनी है, पहले रो मैट्रिक्स बनेगी फिर कॉलम मैट्रिक्स बनेगी, आंसर अपने आप ठीक आता जाएगा। 2 की रिक्वायरमेंट है, 2 आ जाएगा, 3 की है तो 3 आ जाएगा। ठीक है बेटे, सॉरी। अच्छा बोलो सर ये मैट्रिक्स क्या होगी? तो ये जो मैट्रिक्स है वो क्या होगी बेटे? ये मैट्रिक्स कुछ भी हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लूं तो ये कॉस्टिंग मैट्रिक्स हो सकती है। बोलो सर कॉस्टिंग मैट्रिक्स का मतलब नहीं समझ आया बेटे? किसी चीज का कॉस्ट है ना, हम कह सकते हैं ये किसी का स्टॉक मैट्रिक हो सकता है, किसी भी चीज का कितना स्टॉक है हमारे पास। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो सकता है, टाइप्स ऑफ या मैट्रिक्स से टाइप्स ऑफ, हाँ बात करते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी आइडेंटिटी की। हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट है क्या पता उसका कलेक्शन हो बेटे। ठीक है बेटे, तो देखो मैट्रिक्स किसी भी टाइप की हो उसे हमें परेशान नहीं होना है। हमें बस ये ध्यान रखना है कि हम मैट्रिक्स बना किसी ले रहे हैं और उसके बाद हमें बनाने के बाद किससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये चीज जरूरी है। तो बेटे ये 2 बातें आपको याद रखनी है। पहला
कि हमें किस टाइप से मैट्रिक्स लेनी है, दूसरा मैट्रिक्स के टाइप क्या होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं बेटा। तो नाम ज्यादा मैटर नहीं करते हैं, स्पेशल नाम तो पूछेगा नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कि सवाल में जो हम मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं वो किस चीज के रिगार्डिंग है, वो क्या एक्सप्लेन कर रही है आपको, क्या समझाने की कोशिश कर रही है आपको। ठीक है बेटे, क्लियर है यहाँ तक। चलो आओ सीधे सीधे आप सवाल करेंगे, ज्यादा परेशान नहीं होंगे, क्योंकि सवाल से बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं है जो हमें सब चीज सिखाती है ना। सवाल बहुत कुछ सिखा देता है, सवाल एक रूल सिखा देता है, सवाल हमें किसी चीज का आंसर देता है, सवाल हमें किसी भी चीज का सॉल्यूशन प्रदान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है बेटे, एक्सरसाइज नंबर 3.2 का। देखो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करेंगे, बहुत ध्यान से, ठीक है बेटा। अच्छा एक बार बीच बीच में चेक करना बहुत जरूरी पड़ जाता है, कहीं किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी तो धोखा हमारे साथ बहुत बार हो चुका है, इसीलिए क्या करें, बीच में चेकिंग जरूरी होती है। हाँ तो हम क्वेश्चन पे थे बेटे, देखो A trust fund has a 30,000 that must be invested in 2 different type of bond। अभी बेटे मैं लाइन टू लाइन समझाता हूँ, एक बार पूरा पढ़ लेते हैं ना। द ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 that must be invested in 2 different types of bonds। The first bond pay 5% interest per year and the second bond pay 7% interest per year। Using matrix multiplication determine how to divide ₹30,000 among the 2 types of bond if the trust fund must obtain an annual total interest of 1,800 और 2,000। तो बेटा सवाल देखो क्या है, बहुत छोटा सा, मैं आपको ऐसे जनरल तौर पे समझाता हूँ। सवाल का कहने का मतलब है अभी आपके पास बेटे 30,000 यानी 30,000 रुपीज है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है, आपके पास चॉइस है बेटे कि आप इन पैसों को किसी भी 2 रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं, यानी आप 12,000 18,000, आप 15,000 15,000, 10,000 20,000 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। बोलो सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा मेरे सामने जो है ना 2 प्रकार के इन्वेस्टमेंट फंड है। मैं चाहूं तो बेटे कंपनी मान लो तो कंपनी है बेटा, एक कंपनी ए में अपना पैसा लगाऊंगा और एक कंपनी बी में अपना पैसा लगाऊंगा, ठीक है। अब वो जो दोनों कंपनी है ना बेटे, वो मेरे पैसे का मेरे को इंटरेस्ट देगी। अब वो कैसे देगी? तो एक देगी बेटे 5% और एक देगी 7%। यानी अगर मैं कुछ अमाउंट कंपनी ए में लगाऊं बेटे, तो वो जो मेरे को इंटरेस्ट देगी मेरे ही अमाउंट पे वो 5% होगा बेटे, और जो कंपनी बी है वो मेरे को वापिस रिटर्न में कितना इंटरेस्ट दे रही है? 7% दे रही है। तो सवाल सीधा सीधा ये है कि हाउ मच फंड यू अप्लाई इन ए और अप्लाई इन बी टू गेट टोटल, यू गेट टोटल 1,800 यानी 1,800 एज अ रिटर्न ऑफ अ इंटरेस्ट। ठीक है बेटे, कहने का सीधा सीधा मतलब क्या है कि आप कितना कितना पैसा ए कंपनी और बी कंपनी में लगाएंगे कि आपको फाइनली ईयर के लास्ट में जो टोटल अमाउंट मिलेगा एज अ इंटरेस्ट, यानी ये प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट तो वैसे जनरल तौर पे कह रहा हूँ प्रॉफिट, बाकी आप जानते हैं अकाउंट के बच्चे की प्रॉफिट क्या होता है, कैसी चीज होती है। तो यहाँ पे मैं बस कह रहा हूँ कि आपको एक एडवांस में पैसा मिल गया जो आपके पास पहले नहीं था, आपने किसी से मांगा नहीं, बस आपको इंटरेस्ट के तौर पे मिल रहा है। और वो कितना बेटे? तो 2 कंडीशन है, एक आपको 1,800 और एक आपको 2,000। तो इसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 2 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। आपको 1,800 रुपए प्राप्त करने के लिए कितना कितना अमाउंट कंपनी ए और कंपनी बी में इन्वेस्ट करना है, ठीक है बेटे, यानी 13,000 को हमें डिवाइड करना है। तो आओ बेटे स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है जो चीज हमें कभी नहीं पता होती वो हमेशा पता होती है, और वो क्या होती है? एक्स होती है ना। ये हमारी खासियत है, देख रहे हो, समझ रहे हो कि जो कभी नहीं पता वही पता है, वो क्या है? एक्स है ना। तो लेट एक्स अमाउंट बी इन्वेस्टेड एट 5% इंटरेस्ट एंड। अब बेटे देखो पहला जो इंटरेस्ट था हमारा कितना था? 5% था, है ना। पहली कंपनी जो थी बेटे वो मेरे को कितना इंटरेस्ट दे रही थी? 5,000। अब 5% बेटा, अब 5% इन्वेस्टमेंट पे
5%। शाबाश शाबाश। एक बार ले लीजिए। तो बेटा देखो 5% इन्वेस्ट पे मैंने जो पैसा लगाया बेटे वो क्या था, x था, और टोटल हमारे पास अमाउंट दिया ही है बेटे, कितना है, 30,000 है। तो सेकंड पे बेटा कितना लगेगा, तो जो रेस्ट रह जाएगा किसमें से, 30,000 में, तो 30,000 माइनस एक्स, ये जो बेटे अमाउंट है ये कितने % पे इन्वेस्ट कर रहे हैं बेटे, बी इन्वेस्टेड एट 7%, है ना। तो 5% पे बेटे जो अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया है वो कितना है, x है, तो रेस्ट वाला अमाउंट कितने % पे कर रहा हूँ बेटे, 7% पे। तो अगर मैं बेटा इसको दोनों को एक्यूमुलेट कर दूं तो हमारे पास जो पहली मैट्रिक्स आएगी बेटे वो क्या होगी, रो मैट्रिक्स, है ना। तो हमारे पास पहली मैट्रिक्स जो आएगी उसका नाम क्या बन जाएगा बेटे, ये कर क्या रहे हैं और ये है क्या है, तो ये इन्वेस्टमेंट है, तो पहली मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो बेटा फर्स्ट अमाउंट क्या हो गया, x, और सेकंड अमाउंट क्या हो गया, 30,000 माइनस x। तो ये होगी हमारी पहली बेटे कौन सी मैट्रिक्स, इन्वेस्टमेंट। x और 30,000 माइनस x, ठीक है जी। अच्छा इसको कुछ नाम दे लेते हैं, कुछ भी आप ए नाम दे देते हैं ना। अच्छा अब बात आती है दूसरी। अब दूसरी बात क्या है बेटे कि आपने पैसा तो लगा दिया और डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज पे लगाया, तो वो डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज है क्या, तो वो परसेंटेज किसका है बेटे, इंटरेस्ट का, तो वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो दूसरी हमारी मैट्रिक्स बनेगी बेटा वो क्या होगी, मैट्रिक्स ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है बेटे। तो ये सेकंड होगी हमारी, है ना। और मैंने आपको बताया बेटे कि हमेशा आप जब भी मैट्रिक्स जनरेट करेंगे तो पहली रो होगी तो दूसरी क्या होगी बेटे, कॉलम होगी। तो अब हम कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे और कॉलम में आपको पता है एक कॉलम होगा, रो कितने भी पॉसिबल है, तो 2 रो लेंगे, पहले कितने % पे बेटा, 5% पे, और दूसरे कितने % पे, 7% पे, ठीक है बेटे। पहला 5% पे हो गया और दूसरा कितने पे हो गया, 7% पे हो गया। अच्छा अब आपको इतनी बात तो बेटे पता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जितना भी अमाउंट मैंने बेटा 5% और 7% पे लगाया, लेकिन फाइनली जब दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो जो ओवरऑल इंटरेस्ट हमें मिला बेटे वो कितना, 1800, ठीक है। सीधी सीधी बात है कि सर ए से कितना मिला नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता, बी से कितना मिला वो भी नहीं पता, लेकिन ओवरऑल दोनों का जो सम आया बेटे वो कितना है, 1800, है ना, 1800। अब ये जो अमाउंट है और इधर जो इन्वेस्टमेंट है, इन दोनों में बेटा बस एक छोटी सी चीज की कमी है, और वो छोटी सी चीज क्या है कि बेटे आप जो इधर देख रहे हैं ये सारा किस में, परसेंटेज में, और इधर जो आप देख रहे हैं इधर तो ये सम है। तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है कि आपको ये जो 18 है इसको मल्टीप्लाई कर देना 100 से। इससे क्या होगा, सीधा सीधा खेल बेटे कि ओवरऑल वैल्यू किस में हो जाएगी, नॉर्मल रुपीज में हो जाएगी, ऐसे सम हो जाएगी बेटे। अब परसेंटेज वाली चीज यहाँ से रिमूव हो गई है, तो बस आप सॉल्व करो। तो ए की वैल्यू क्या थी बेटे, x और 30,000 माइनस एक्स, और बी की वैल्यू क्या है बेटे, 5 और 7। तो ये परसेंटेज वाली चीज रिमूव होगी, अब परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं है आपको, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1,80,000, ठीक है बेटे। अब कर दो मल्टीप्लाई, 5 की इससे 5x और 7 की इससे 21,000 माइनस 7x। मल्टीप्लाई आती है ना, भूल गए बेटा, भूल तो नहीं गए मल्टीप्लाई। ऑर्डर चेक करो फटाफट, ऑर्डर चेक कर लो और फिर देख लो, अगर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भी दिक्कत होती है तो सबसे पहले ऑर्डर चेक करे करो, सारा याद आ जाएगा एकदम से। तो 1 × 2 और 2 × 1 तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, हाँ सर बिल्कुल हो जाएगी। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर दी, एक एलिमेंट आ गया, फटाफट से खेल समाप्त है ना। इसको माइनस कर दो, जल्दी सॉल्व कर दो बेटे, क्योंकि हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। और कंपेयर कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बोथ साइड क्या है बेटे, मैट्रिक्स है। तो कंपैरिजन कर दो, यहाँ भी एक एलिमेंट, लेकिन बस उससे पहले क्या करो, थोड़ा सा सॉल्व कर दो। ये कितना हो जाएगा बेटे, 2x माइनस का प्लस में 2,10,000 और इधर हो जाएगा 1,80,000, ठीक है। तो बेटे 2 उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस कर दो तो 30,000,
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे 50,000। यानी सर जो हमने 5% पे पैसा लगाया था वो था कितना बेटे सर, वो था 50,000 यानी 15,000। तो सर रेस्ट कितना रह गया, रेस्ट भी 15,000 रह गया। अच्छा सर दोनों पे बराबर बराबर लगाया था। बेटा दोनों पे बराबर बराबर का अमाउंट लगाया गया था, जब भी एक पे जो इंटरेस्ट मिला वो 7 के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज्यादा है, जो 5 है उसके अकॉर्डिंग, नहीं तो दोनों का अमाउंट बेटे इक्वल होता बिल्कुल, बस इसीलिए ये 1800 जनरेट हुआ है। अच्छा यही सेम काम हम करेंगे बेटा, लेकिन इस बार जो हमें करना है इक्वल में कितना रखना है 2000, यानी अब की बार बेटे इंटरेस्ट हमें कितना मिला 2000, अब की बार इंटरेस्ट कितना मिला 2000। तो बिल्कुल सेम चीज करेंगे, बस फर्क क्या आ जाएगा बेटे, जो इक्वल में रखेंगे वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30, ये बिल्कुल सेम होगा, मैं इसको सेम लिख लेता हूँ यहाँ से बेटा, क्या आएगा बिल्कुल सेम रहेगा ये वाला पार्ट पूरा, तो ये आ जाएगा माइनस का 2x, ठीक है बेटे। और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 लाख, है ना, सीधे सीधे 2 लाख हो जाएगा। अब 2 लाख इधर जाके माइनस कर दोगे तो 10,000 आ जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5,000, ठीक है। तो अब x की वैल्यू 5,000 आई है, तो 5,000 माइनस कर दोगे तो 25,000। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब क्या है बेटे, कि एक बार जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो बेटे दोनों पे इक्वल इक्वल अमाउंट में कर रहे हो, और एक बार जो कर रहे हो एक पे थोड़ा सा कम कर रहे हो, एक पे थोड़ा सा ज्यादा कर रहे हो। इसीलिए जो इंटरेस्ट है बेटे कभी कभी इंक्रीज हो रहा है और कभी डिक्रीज हो रहा है दोनों की वैल्यू के बीच में, बट फाइनली मिल कितना रहा है, एक बार मिल रहा है बेटे 1800 और एक बार कितना मिल रहा है 2000, ठीक है बेटे। एक बार फिर देखेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, क्या था कि आपके पास टोटल बेटा 30,000 रुपए थे, ठीक है बेटे, आपके पास टोटल कितने रुपए थे 30,000 रुपए थे, जिसे आपको 2 बॉन्ड में इन्वेस्ट करने थे। जो पहला बॉन्ड था बेटे वो 5% इंटरेस्ट देता है, और जो सेकंड बॉन्ड है वो 7%। अब मेन प्रॉब्लम ये थी कि सर कितना कितना करना है यही नहीं पता लग गया, एक को x लेट कर लिया तो दूसरा कितना हो गया 30,000 माइनस x, दोनों का पता लग गया, है ना बेटे, दोनों का पता लग गया कितने कितना अमाउंट है। अब दोनों का अमाउंट भी पता है, दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता है, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो ये दूसरी मैट्रिक्स जनरेट करेगा, ये अमाउंट है तो ये पहली मैट्रिक्स जनरेट करेगा, है ना। डिफरेंट होगा ना बेटे, अमाउंट और इंटरेस्ट एक मैट्रिक्स में तो नहीं आ सकते ना, तो अलग अलग जनरेट किया, पहली रो दूसरी कॉलम मल्टीप्लाई करके कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 1800, तो सॉल्व करा तो बेटे पहली कंडीशन ये दूसरी कंडीशन, ठीक है बेटे। तो सिंपल सा सवाल है, बस ये है कि आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि आपको जो मैट्रिक्स जनरेट करनी है वो कौन सी करनी है, ठीक है बेटे। देखो सेकंड क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ही हमें गिवन है वर्ड प्रॉब्लम में, ज्यादा नहीं है बेटे, और ऐसे ही एक क्वेश्चन हमें गिवन होगा फाइनली मिसलेनियस में, 1 से 2 सवाल, ज्यादा नहीं है। बट ये है कि सिंपल सा है, आपको परेशान नहीं होना है, बस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। 2 टाइप की मैट्रिक्स जरूर बनेगी हर एक सवाल में, और वो 2 में से जो पहली मैट्रिक्स होगी वो हमेशा रो होगी और दूसरी हमेशा कॉलम। फिर आप क्या करोगे, अपने आप आंसर आ जाएगा, बस जस्ट मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बेटे। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे ध्यान दो और थोड़ा ध्यान से पढ़ना बेटे। द बुक्स ऑफ अ पार्टिकुलर स्कूल हैज 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक, 8 दर्जन फिजिक्स बुक एंड 10 दर्जन इकोनॉमिक्स बुक्स। यानी इस बार सीधी सीधी इतनी बात क्लियर होगी कि इस बार सर बुक सेल के लिए जाएगी या तो बाई के लिए जाएगी, किसी ना किसी पर्पस के लिए जाएगी, पर सबसे पहली बात बुक्स है हमारे पास। तो बुक्स की यहाँ क्वांटिटी आ गई, तो सबसे पहली मैट्रिक्स क्या बन जाएगी बेटे, क्वांटिटी ऑफ बुक्स, है ना, मैट्रिक्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ बुक्स। अच्छा इसके बाद देखो सेलिंग प्राइस दिया, तो सीधा मतलब है सेल पे जाएगी, है ना। तो सेलिंग प्राइस क्या दिया है 80, 60, 40 ईच रिस्पेक्टिवली। अब बेटे इतनी बात तो आपको भी पता है बेटे कि 80 में इतने, देखो कभी कभी बच्चे को क्वेश्चन में वो चीजें नहीं समझ आती, लेकिन थोड़ी अंडरस्टैंडिंग से वो चीजें समझ आ जाती है कि बेटे 80 में अब खुद दिमाग लगाओ, 1 दर्जन बुक तो आ ही नहीं जाएगी, हाँ भाई, ऐसे आने लगे तो मौज हो जाएगी। 80 रुपए में 1 दर्जन बुक खरीद लो जाके, है ना, मजा ही आ जाएगा भाई। तो यहाँ पे लास्ट में एक वर्ड बोला हुआ है ईच रिस्पेक्टिवली, है ना, क्रम से सबके, यहाँ पे अकेले इंडिविजुअल एक बुक के जो कॉस्ट है वो गिवन है बेटा 80, 60 और 40। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर ऊपर तो हमें दर्जन में बुक दी है, तो यार इसमें प्रॉब्लम थोड़ी है। एक बात बताओ, आपको ये नहीं पता क्या 1 दर्जन में कितनी बुक होती है, तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, बस क्या करोगे जो दर्जन है उसको हटाओ और उसकी जगह बेटे
12 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, सीधा सीधा खेल है। तो जब मैट्रिक्स बनाओगे तो उससे पहले एक बात याद रखनी है कि आप कॉस्ट जो ले रहे हो वो ईच का ले रहे हो, तो बुक से मल्टीप्लाई करोगे कि पूरी दर्जन से करोगे, बुक से करोगे। तो इसीलिए पहले जो मैट्रिक्स बनाओगे बेटे वहां पे आप उसे सही कर लोगे, बाकी तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो पहली मैट्रिक्स क्या बनेगी, क्वेश्चन नंबर है बेटे हमारा 20। तो मैट्रिक्स ऑफ क्वांटिटी, तो सबसे पहले बेटा हमें क्या बोला हुआ है, 10 दर्जन कौन सी, केमिस्ट्री की बुक है ना। तो मैं यहाँ सीधा मैट्रिक्स ए लेट कर लेता हूँ और बनाता हूँ। तो केमिस्ट्री की बुक है बेटा 10 दर्जन, और 1 दर्जन आपको पता है तो कितना हो जाएगा, सीधा 120 हो जाएगा, है ना। ये केमिस्ट्री की बुक लिख दी मैंने। उसके बाद क्या बेटे, फिजिक्स की बुक है, किसकी है बेटे, फिजिक्स की है, और फिजिक्स की कितनी है बेटे, यहाँ पे 8 दर्जन है। तो फिर सीधा सीधा काम कर दो फटाफट, ये सारी चीजें आपको पता है। उसके बाद अगेन 10 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 120। तो ये पहली मैट्रिक्स बन गई, रो मैट्रिक्स 1 इंटू क्या ऑर्डर है, 1 इंटू 3। तो मैंने आपको ये बात बताई थी बेटे, कॉलम कितने हो मैटर नहीं करता है, हमेशा रो 1 होनी चाहिए, है ना, जब तो वो रो मैट्रिक्स है बेटे। अच्छा, सेकंड मैट्रिक्स जो हमारी बनेगी वो क्या बनेगी बेटे, सेलिंग प्राइस की। तो मैट्रिक्स ऑफ सेलिंग प्राइस, और ये बेटा कॉलम बनेगी। ये बातें रिमेंबर रखनी है हमेशा। अच्छा, कितना कितना बेटा, 80 60 40। लो यार, कितना आसान सा सवाल है। अब हमें कॉस्ट निकालना है, तो देखो कीमत का डिब्बा इधर है, माल कितना है उसका डिब्बा इधर है, दोनों डिब्बे को बस कंबाइन कर दो, कैसे, मल्टीप्लाई कर दो यार। तो मल्टीप्लाई करोगे बेटा 1 इंटू 3, 3 इंटू 1, ऑर्डर चेक किया फटाफट, आंसर क्या आएगा सर, 1 बाई 1 का आंसर आएगा। तो मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, है ना। 9600 सॉरी सिंगल जीरो, है ना, प्लस ये हो जाएगा 6 6 36 और 9 6 54 57, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, लास्ट में हमारा आ जाएगा 4800। बस ऐड कर दो, हो गया हमारा फाइनल आंसर। 0066 हो जाएगा, 8 6 14 14 और 7 21 2 6 15 15 5 20। लो जी, डन, आ गया फाइनल आंसर यार। तो कुछ भी नहीं है यार इसमें बड़ा, बस ये मज़ेदार चीज़ है कि हमें एक साथ बहुत सारे डाटा को कैलकुलेट करने का मौका मिल रहा है। यही चीज़ हम अलग अलग करते, सबकी मल्टीप्लाई अलग अलग करते, फाइनल निकाल के सम करते, अब वो सारी चीज़ हमने एक बारी में कर दी। अब इसका देखो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आप सिर्फ यहाँ ये देख रहे हो 3 बुक्स हैं बेटा, यहाँ 3 हो चाहे 10 टाइप की बुक हो, आप एक बारी में सबकी कॉस्ट निकाल सकते हो, सबका आंसर निकाल सकते हो। तो बेटा मैट्रिक्स का तो काम ही है ना, बल्क में जो भी डाटा होता है उसको फटाफट सॉल्व कर देगा एक बारी में। अच्छा, ऑर्डर से रिलेटेड बेटे क्वेश्चन नंबर 21 22, अगर आपको ऑर्डर बहुत अच्छी तरह समझ आ गया है और रूल बेसिक पता है कि मल्टीप्लाई के लिए कौन सा रूल लगता है और ऐड सब्ट्रैक्ट के लिए कौन सा लगता है, तो आप ये फटाफट निकाल दोगे। नहीं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो जाएगा। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें और बोलते हैं सर ये तो वैसे ही है, छोड़ो, ऐसे कुछ नहीं है। पर बेटा यही बताएगा आपको कि आपको कितने ऑर्डर की समझ आ गई है और कितने बेसिक रूल की समझ आ गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, पढ़ो फटाफट। तो बेटे क्वेश्चन में क्या है, ऊपर देखो, सबसे पहले तो सीधा क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं ना। 21 क्वेश्चन पढ़ लेंगे पर ये देखेंगे नहीं बेटे, इससे रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है ऊपर गिवन है। बोलेंगे सर 21 क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं लिखा, बोला बस एन है, एन की वैल्यू बताओ, के की वैल्यू बताओ, आप कहाँ से निकालें। तो बेटे ऊपर पढ़ो ना इन्फॉर्मेशन। एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, हमारे पास 5 मैट्रिक्स है बेटे, एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी। तो लिख लेते हैं फटाफट, एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी, ये 5 मैट्रिक्स होगी बेटे। एक्स की, अच्छा एक्स का ऑर्डर दिया, सबका ऑर्डर दिया हुआ बेटे। Assume x, y, z, w and p are matrices of order 2 into n, 3 into k। तो ये हो गया 2 into n, ये हो गया 3 into k, थर्ड हो गई 2 into p,
और n इंटू 3 और फाइनली p इंटू k। तो देख लेते हैं एक बार कंफर्म करके, 2/3 सबसे पहली 2/n 2/n 3/k और 2/p n/3 और pk। ठीक है, अच्छा बेटे इसके बाद नीचे बोला गया है चूज द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज 21 एंड 22। तो नीचे तो क्वेश्चन गिवन है बेटा, उसमें करेक्ट आंसर चूज करना है आपको इसके बिहाफ पे। अच्छा नीचे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द रेस्ट्रिक्शन ऑन n k एंड p। तो बेटे सीधे सीधे वर्ड में पूछ रहा है कि n k और p पे क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है, क्या क्या रोक है, क्या क्या लिमिटेशंस है, वो आपको बतानी है। अगर py प्लस wy इज पॉसिबल, यानी कि अगर p की y से मल्टीप्लाई हो सकती है और w की y से मल्टीप्लाई हो सकती है और दोनों का सम भी हो सकता है, देन p q और n की क्या पॉसिबल वैल्यू होगी। तो ये पॉसिबिलिटी के बिहाफ पे पूछा गया। और आपको ये बेटा एक छोटी सी बात तो पता है, ये नंबर्स तो है नहीं है यार जो सीधा सीधा ऐड हो जाए मल्टीप्लाई हो जाए। तो आपको पता है बेसिक रूल की जब तक कुछ कंडीशंस फॉलो नहीं होती ये मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकता है ना ये ऐड हो सकता है। तो यहाँ ये ऐड भी हो रहा है और मल्टीप्लाई भी हो रहा है, इट मीन्स वो सारी कंडीशन फॉलो हो चुकी है। तो बस हम उसको चेक कर लेंगे बेटा, है ना। तो p इंटू वाई, तो p ये रहा हमारे पास और y ये रहा हमारे पास, तो इन दोनों की इसने मल्टीप्लाई कर दी है। और मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है कि इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक बात है। तो देखो इधर भी के इधर भी के, ठीक है बेटे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल सही है आंसर, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसके बाद मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आने वाला है, तो जो इनको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, p इंटू 3। तो सर इसका ऑर्डर हो गया p इंटू 3, ठीक है। अच्छा इधर आ जाओ जल्दी WY पे, W ये रहा y ये रहा, तो W की y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर ऑफ रो इक्वल होगा। अच्छा उल्टा ले लिया बेटे, रुक जाओ एक मिनट, देखो p इंटू 3। हाँ तो p की बेटे जब y से मल्टीप्लाई करोगे आप, p की y से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होगा, है ना। इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ 3 और यहाँ 3, इट मीन्स यहाँ जो वैल्यू थी, क्या वैल्यू थी k, तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ गई बेटे 3। तो k की क्या वैल्यू होगी 3, अगर p और y की मल्टीप्लाई पॉसिबल है। मल्टीप्लाई पॉसिबल है बेटे जब तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट मीन्स इसकी मल्टीप्लाई हो चुकी है। और मल्टीप्लाई होने का बेसिक रूल है सर इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होगा। बट यहाँ k लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, इट मीन्स सीधी सीधी बात क्या है कि k की वैल्यू क्या होगी 3 होगी बेटे। आगे बढ़ो y और w, तो w ये रहा y ये रहा, तो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो, बिल्कुल ठीक है, ऑलरेडी इक्वल है तो 3 बराबर है, ठीक है। अच्छा इसका ऑर्डर क्या आएगा, इसका ऑर्डर क्या आएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका ऑर्डर आएगा सर n इंटू के। तो इसका ऑर्डर हो गया n इंटू के, और इस वाले का ऑर्डर क्या था py वाले का था p इंटू के, ठीक है बेटे। तो p की y के साथ भी मल्टीप्लाई हो सकती है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल करेक्ट है, और y की w के साथ भी मल्टीप्लाई हो सकती है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि सर इसका सम भी हो रखा है, और सम होने के लिए आपको पता है ऑर्डर सेम होना चाहिए, सही बात है बेटे। अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऑर्डर तो सेम होना चाहिए ना। तो देख लो बेटे चेक करके, यहाँ k है यहाँ k है, मीन्स सेम है, यहाँ पे n है और यहाँ पे p है, और ये हमसे पूछा नहीं गया कि ये ऐड हो सकता है कि नहीं, ये हमें दिया है कि ये ऐड हो सकता है। इट मीन्स सर ये जो p है ये मस्ट भी n के इक्वल होना चाहिए, जब तो बेटे मल्टीप्लाई होगी। तो p इक्वल टू n और k इक्वल टू 3। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी ये निकल के आती है कि p की वैल्यू बेटा n के बराबर होगी और k की एग्जैक्ट वैल्यू 3 होगी, तभी ये पूरी की पूरी कंडीशन पॉसिबल है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये बताती है कि क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है, किसके ऊपर बेटा, p के ऊपर, n के ऊपर और k के ऊपर। तो आंसर चेक कर लो फटाफट और बता दो। तो k की वैल्यू 3 और p बराबर n, यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो गया हमारा, a हो गया, ठीक है बेटे। क्वेश्चन नंबर 22 इसी का पार्ट है, फटाफट देखते हैं। n बराबर p एंड 7x माइनस 5z, फिर से एक कंडीशन है, फटाफट वैल्यू निकालते हैं। क्या कह रहा है बेटे, x में से माइनस कर रहे हैं z। ये देखो नंबर को आपको बताया, नंबर का कोई रोल नहीं होता मैट्रिक्स में, इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऑर्डर वही रहेगा। तो x में से z माइनस हो रहा है, और माइनस होने का सेम
क्या सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए बेटे। ऑर्डर सेम नहीं होगा तो आप माइनस ही नहीं कर सकते। तो x का क्या है ऑर्डर 2n, और z का ऑर्डर क्या है, z z z ये रहा 2 इंटू पी। तो 2 तो सेम हो गया बेटे, तो बच क्या क्या n और p। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, n बराबर है किसके, p के। n बराबर किसके है, p के है। अच्छा उसके बाद एक और चीज हमसे पूछ रहा है कि ऑर्डर क्या होगा जो आंसर आएगा फाइनल। अब बेटा इसको माइनस करके आंसर भी सेम आएगा, क्या आएगा 2 इंटू पी आएगा, यही तो आंसर आएगा 2 इंटू पी। अब आपकी मर्जी, आप चाहे यहाँ पे p लिख ले चाहे n लिख ले, तो 2 इंटू n होगा या 2 इंटू पी होगा। अब करेक्ट चीज आपको चेक करनी है, तो पहला ऑप्शन है p इंटू 2 गलत है, दूसरा 2 इंटू n बिल्कुल करेक्ट है। तो यानी बी आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो ये वर्ड प्रॉब्लम नहीं था, बट बेटे ये ऑर्डर के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इससे बेसिक रूल आपको क्लियर होंगे कि आपको कितना अच्छी तरीके से मल्टीप्लिकेशन का बेसिक रूल आता है और बाकी सारे अलजेब्रा का भी बेसिक रूल आता है। ठीक है बेटे। अच्छा तो अब बेटे वर्ड प्रॉब्लम 2 ही सवाल थे, ज़्यादा नहीं थे, मैंने आपको बोला था 2 सवाल हैं, बाकी मिसलेनियस में हमें मिलेंगे। तो चलो बेटे आओ स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस, है ना। मिसलेनियस बहुत ईजी है, चैप्टर नंबर 3 की बस। तो एक बार बेटे ये चेक करेंगे हम वर्ड प्रॉब्लम, उसके बाद बाकी क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ, आप आराम से घर पे ट्राई करना हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट XYZ विच ही सेल इनटू मार्केट एनुअल सेलर। तो बेटा यहाँ पे देखो एक सेल दिखाई गई है, और सेल दिखाने से पहले उसने ये बताया कि जो सेल हो रही है बेटे वो 3 आइटम में हो रही है, एक X, Y और एक Z, और 3 आइटम की हमें यहाँ क्वांटिटी दी हुई है मार्केट में बेटे। तो देखो 3 चीज हमारे सामने निकल के आती है, पहली कि हमारे पास 2 मार्केट हैं, दूसरी बेटे कितना क्वांटिटी है प्रोडक्ट का, और तीसरी चीज कि कितना कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस है किसका, तीनों आइटम्स का। तो आपको पता है सबसे पहली कंडीशन हमारी क्या जनरेट होगी कि सर कितना आइटम है, यानी कि क्वांटिटी कितनी है, उसे मल्टीप्लाई कर दो किससे, कॉस्ट कितना है यानी सेलिंग प्राइस कितना है ना। तो सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रोडक्ट की क्वांटिटी की। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटे, 2 मैट्रिक्स बनेगी, आपको पता है। तो पहली क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स ऑफ क्वांटिटी। आपको बनाने की आवश्यकता नहीं बनेगी बेटा, खुद ब खुद दे रखी है। देखो 10,000, 2,000 और 18,000। अब समस्या ये आती है कि सर ये नीचे नीचे जो दिया हुआ वो क्या है। अभी तक आप बोल रहे थे रो की बात हो रही है, तो बेटे रो की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे एक मार्केट नहीं है, 2 मार्केट है एक साथ, तो एक साथ डील हो रही है। अगर आप एक मार्केट है एक समय पे निकालना चाहते हैं तो लो हो गया, सवाल खत्म, है ना, बन गई एक रो, खेल समझ। लेकिन अगर हम चाहते हैं दोनों का एक साथ निकले तो आप इसी के नीचे लगा दो दूसरी रो भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6,000, 20,000 बेटे और 8,000, ठीक है। अच्छा कितना दिया हुआ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस के लिए कौन सी बनेगी जल्दी बताओ फटाफट। कॉलम मैट्रिक्स बनेगी। तो पहला 2.5 हो गया, दूसरा 1.5 हो गया, और तीसरा क्या हो जाएगा बेटे 1 हो गया। तो तीनों का कॉस्ट दिया, फटाफट मल्टीप्लाई करो। अब अच्छा एक चीज गौर करना बेटे कि इसका ऑर्डर क्या है, इस बार इसका ऑर्डर 2 इंटू 3 है और इसका ऑर्डर 3 इंटू 1 है। तो इस बार जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, 1/2, सॉरी 2/1। और 2/1 का सीधा सीधा मतलब क्या है कि सर हमारे पास 2 आंसर आएंगे। तो बेटा वही तो चाहिए थे, जो पहला आंसर है वो मार्केट 1 का और जो दूसरा आंसर है वो मार्केट 2 का है। एक ही आंसर आता तो बेटे वो दोनों मार्केट का थोड़ी होता। अब हमारे पास दोनों मार्केट के एक ही बारी में आंसर आ रहे हैं और दोनों पॉसिबिलिटी करेक्ट है, ठीक है बेटे। ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट है, इस बार क्या चेंज किया बेटे, इस बार कॉस्ट चेंज कर दिया उसका। अब 2, 1 और 50 पैसे। अच्छा 50 पैसे की बच्चों को समस्या हो जाती है, तो बेटे 50 पैसे का सीधा सीधा मतलब आप जानते हो, आधा रुपया 100 से डिवाइड कर दो, 1/2 रेशियो आ जाएगा, बस ये रख देना, ठीक है बेटे। तो देखो यार इतना तो आपको क्लियर हो गया, कुछ भी नहीं है, मजाक है ये वर्ड प्रॉब्लम वाले सवाल, बहुत रेयर आते हैं। मेन चीज वही है बेटे, मैंने जिस बताया आपको, ज्यादा से ज्यादा फोकस करो, प्रैक्टिस करो मात्र एक चीज पे, और वो क्या है बेटे, इनवर्स निकालना। जितना ज्यादा आप इनवर्स निकालना सीख जाओगे, आप खुद ब खुद अभी ये कंफर्मेशन करना शुरू कर दोगे कि सर 6 नंबर पक्के हमारे, चैप्टर नंबर 3 6 नंबर डन, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं बेटा मिसलेनियस की और सवालों की, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर पहला,
लेट ए एक मैट्रिक्स गिवन है, शो डेट ए आई प्लस बी ए सम पावर, फिर आगे समथिंग समथिंग वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अच्छा, तो बेटा ये टॉपिक बहुत ही सिंपल सा है और आंसर निकालना भी बहुत सिंपल है। बस एक छोटी सी चीज़ है जो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, अगर आपको याद हो तो बहुत मज़ेदार चीज़ है जिसका नाम है PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब समस्या तो ये है, क्या करें कि सर ये क्या है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ा भाई? ये तो सर बीमारी चल रही थी तो कुछ चैप्टर डिलीट हो गए थे 11th क्लास में, तो इसलिए बस छोड़ दिया। तो फिर लो भाई मौज, अब कैसे करोगे ये सवाल? हाँ भाई, तो मेन चीज़ क्या है बेटे कि मैंने आपको बताया था कि हम वो सारे चैप्टर पढ़ेंगे जो आगे चल के कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से 12th क्लास में हमारे काम आते हैं, पढ़ेंगे वो सारे। तो बिल्कुल वो सारे चैप्टर हमने पढ़े थे, बस एक चैप्टर नहीं पढ़ा था PMI। क्यों नहीं पढ़ा था बेटे? वो इसीलिए नहीं पढ़ा था क्योंकि जो सवाल है मैट्रिक्स का उसमें PMI सिर्फ 2 सवाल में लगता है, और PMI से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपका बेटे एग्जाम में नहीं आता मैट्रिक्स से। तो इसीलिए ये सवाल बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन ये सवाल बेटे एक बार आपको सीखना है, एक बार पढ़ना है, आप पढ़ लीजिए। लेकिन अगर नहीं भी आता है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है बेटे? तो क्वेश्चन देखेंगे आराम से। तो क्वेश्चन बेटे जो पहला है आपका ये भी PMI है, ये दूसरा क्वेश्चन ये भी PMI है, और ये जो तीसरा क्वेश्चन है बेटे ये भी PMI है। तो PMI के जितने भी सवाल हैं वो सिर्फ मिसलेनियस में है और कहीं भी नहीं है, और वो भी स्टार्टिंग के, और सॉरी एक बेटे लास्ट क्वेश्चन, एक 12 क्वेश्चन। तो ये 4 सवाल बेटे आपके PMI के हैं, ठीक है? तो चलो ऐसा करते हैं बेटे, PMI के सवाल करते हैं, उससे पहले वो कर लेते हैं जो आपको बहुत अच्छी तरह आता है और आपने इस चैप्टर में सीखा भी हुआ है, तो वो एक बार कर लेते हैं फटाफट। पहले देखो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 ये कर लेते हैं। 4 एक कंडीशन बिहाफ क्वेश्चन है और 5 भी बेटे। 4 और 5 हर साल या तो बेटे प्री बोर्ड में या तो बेटे बोर्ड में एक क्वेश्चन जरूर आता है, या तो बेटे 4 आता है वो, या तो बेटे 5th आता है वो, और दोनों ही एक जैसे सवाल है, बिल्कुल सिमिलर है। तो देखो बेटा ट्राई करना आप पहले, क्वेश्चन मेरे करने से पहले ट्राई करना, फिर चेक करना आपको आता है कि नहीं आता, कितना सही किया कितना गलत किया। कंडीशन भी आप है बेटा, कंडीशन पता है तो आप फटाफट कर दोगे। देखो कंडीशन सबसे पहले क्या बेटे कि इसमें A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो बेटे ये बहुत बड़ी बात है यार, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बड़ी बात है कि इसने हमें एक लाइन दी, लेकिन जबरदस्त लाइन दी। क्या बोल दिया कि A और B दोनों के दोनों बेटा सिमेट्रिक हैं। गौर कर रहे हो ना, बहुत बड़ा वर्ड है सिमेट्रिक। क्या मतलब होता है इसका? अगर आपको इसका मतलब ही नहीं पता तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ये सवाल को छोड़ दो, चुप करके बैठ जाओ। अगर ये बात पता है तो आप सवाल फटाफट कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। सिमेट्रिक का सीधा मतलब क्या होता है? सर इसका डैश निकालो, ट्रांसपोज निकालो, वापस आंसर ए आएगा। बी का ट्रांसपोज निकालो, डैश निकालो, वापस आंसर बी आएगा। इसी को सिमेट्रिक कहते हैं यार, बिल्कुल सीधी सी बात है ना। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इटसेल्फ उसके क्या हो, बराबर हो, तो बस खत्म, खेल, उसी को सिमेट्रिक कहते हैं बेटा। तो अब आगे चलते हैं सवाल पे। क्या कह रहा है सवाल पे? कह रहा है कि ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू। ए बी माइनस बी ए क्या है ये बताओ हमें। देखो उसमें तो बोला है कि ये स्क्यू है, लेकिन आप उस चीज को हटा दो, छोड़ दो। आप बस इतना याद रखो कि ए बी माइनस बी ए है क्या, उसके टाइप का हमें पता लगाना है ना। तो ए बी माइनस बी ए, देखो वैसे तो बेटा ये बहुत सारी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, लेकिन एक बात बताओ, फाइनल जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक जनरल आंसर तो आएगा ना। तो ऐसा करते हैं बेटे, इसको इतना बड़ा ना लेके सीधा सीधा इसको मैंने लेट कर लिया, ये एक मैट्रिक्स है डी मैट्रिक्स, ठीक है बेटे। और आपको पता है जब भी हमें स्क्यू और सिमेट्रिक चेक करना होता है तो हम सबसे पहले एक ही काम करते हैं, उसका डैश करते हैं। कर दो फटाफट, डैश निकाल दो, इसका ट्रांसपोज निकाल दो। तो ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे सर, इसका भी बेसिक रूल बताया था मैंने। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लग गया है ना, a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा सर, एक बार a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी एक बार a का डैश कर दो, एक बार b का डैश कर दो, है ना। क्लियर है, बहुत बढ़िया। आ जाओ आगे। अब मल्टीप्लीकेशन रूल लग रहा है बेटे, और मल्टीप्लीकेशन रूल बहुत बच्चे गलत करते हैं, ये मैंने देखा कि सर जैसे यहाँ पे किया ए बी होल डैश है तो फटाफट बड़ी इज्जत से लिख देंगे सर a का डैश और b का डैश। 100% यही लिखते हैं बेटे, और ये हमेशा गलत होता है।
यार रूल में बताया तो था बेटे, इंडिविजुअल प्लस माइनस में चलता है। जैसे देखो a माइनस बी का होल डैश मीन्स a का डैश माइनस b का डैश, लेकिन बेटे जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रिवर्स हो जाता है, पहले b का डैश देन फिर a का डैश। ये सेम चीज यहाँ लगेगी, b का डैश सॉरी a का डैश देन b का डैश। अब बेटे एक चीज फॉलो करो, फटाफट ऊपर आ जाओ और देख लो, क्या देखोगे सर a का डैश a के इक्वल है, b का डैश b के इक्वल है, वैल्यू पुट करो, फटाफट कर दी बेटे वैल्यू पुट। अब एक बात बताओ, क्या ये कहीं देखा है? ना सर हाँ देखा तो लग रहा है, कहाँ देखा है? ऊपर थोड़ा सा चेक करो। हाँ सर ये हमारे सवाल के जैसा है बट कंप्लीट सेम नहीं है। तो कैसे कंप्लीट सेम होगा बेटे? माइनस कॉमन ले लो। अब हो गया? हाँ सर अब बिल्कुल सेम हो गया भाई, यही तो हमारा सवाल था, यही सवाल था। तो इसे मैं डी लिख दूं? हाँ सर बिल्कुल डी लिख दो। तो एक मजेदार बात देखो, डी डैश किसके इक्वल आ गया? सर डी के इक्वल आ गया। तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को तो स्क्यू कहते हैं बेटे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस इतना सा काम था। डैश करने के बाद नेगेटिव वैल्यू आए तो स्क्यू होती है बेटे, डैश करने के बाद सेम वैल्यू आए तो क्या होती है? सिमेट्रिक होती है। बस इतना सा काम था। और सवाल बढ़िया, और बेटे पेपर में बहुत आता है ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम, शो डैट मैट्रिक्स बी डैश ए बी। अच्छा जी, बी डैश ए बी ये एक मैट्रिक्स है, काफी बड़ी बढ़िया सी दिख रही है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा ये सिमेट्रिक भी है और ये स्क्यू भी। अब कोई बच्चा कहेगा सर ये दोनों कैसे हो सकती है यार? मतलब अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है तभी तो स्क्यू होएगी, और आंसर नेगेटिव आ रहा है तो सिमेट्रिक कैसे हो सकती है? और सिमेट्रिक के लिए पॉजिटिव चाहिए देन वो स्क्यू कैसे होएगी? सवाल पढ़ो भाई, इतनी टेंशन मत लो, आराम से है ना, सवाल तो पढ़ लो पूरा। तो क्या कह रहा है बेटे? ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है अकॉर्डिंग टू ए, यानी इसका आंसर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक आ सकता है लेकिन अकॉर्डिंग टू ए। अच्छा सर ए के अकॉर्डिंग आएगा वो तो चलो ठीक है, बट ये कैसे हो सकता है कि दो आंसर? तो आगे पढ़ो ना बेटे, वो क्या कह रहा है? ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा ये फाइनल बात है, तो बेटा पढ़ोगे जब भी तो बात बनेगी यार। वो कह रहा है ए के अकॉर्डिंग आंसर आएगा इसका, अगर ए सिमेट्रिक हुआ तो ये पूरा भी सिमेट्रिक होगा, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक हुआ तो ये पूरा भी क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक होगा। यानी हमारा पूरा आंसर किस पे डिपेंड है सर? ए पे डिपेंड है। ठीक है बेटे, तो हम भी यही करेंगे, पहले ए को सिमेट्रिक लेंगे और इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करके दिखाएंगे, उसके बाद स्क्यू लेंगे और स्क्यू प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन लेट कर लेते हैं, ए डैश इक्वल टू ए मीन्स मैंने ए को क्या लेट कर लिया? सिमेट्रिक है बेटा। अब ये जो इतनी बड़ी मैट्रिक्स है, मैंने बोला है कुछ लेट कर लिया करो, तो इसे मैंने डी लेट कर लिया। अब फटाफट डैश कर देते हैं, क्योंकि डैश सबसे बढ़िया चीज है ना, तुरंत बता देती है कि स्क्यू है या सिमेट्रिक है। तो इसका डैश कैसे करेंगे बेटा? हाँ अब ये थोड़ी बात फंस गई आके, है ना। इसका डैश कैसे करेंगे बताओ यार? जिसको आता है ना इसका डैश करने समझ जाना यार, वो बालक सही में पढ़ रहा है। जिसको नहीं आता ना देख लो भाई, आज विश्वास टूट जाएगा, धोखे में रह रहे हो। तो बेटा यहाँ पे 3 आइटम है हमारे पास और हमें प्रोडक्ट में दिए हुए हैं, तो कैसे करेंगे डैश? बेटा आपकी मर्जी, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, किसी 2 को 1 कंसिडर कर लो यार, फिर कर देना दोबारा। तो मैंने मान लिया ये जो बी है ये इंडिविजुअल है, ये ए बी इंडिविजुअल है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। अब फर्स्ट सेकंड क्या करते हैं सर? पहले सेकंड का कर देते हैं फिर फर्स्ट का करते हैं, लो हो गया। और आपको पता है किसी का डबल डैश करके वापस वही आ जाता है, तो ये तो बी हो गया। लेकिन सर यहाँ पे तो दोबारा रूल लगेगा, तो लगाओ ना, लगाओ बी डैश ए डैश। और ए डैश की वैल्यू क्या दी है जल्दी बोलो? ए डैश की वैल्यू तो सर ए है। अब एक बात बता दो, ये जो दिख रहा है कैसा दिख रहा है सर? ये बिल्कुल डी की तरह दिख रहा है, डी की तरह नहीं दिख रहा भाई, ये डी है। और किसी का डैश करके वापस सेम आ जाए उसे क्या कहते हैं? सिमेट्रिक कहते हैं, समझे? देख लो ए चेंज किया कैसे? सिमेट्रिक के अकॉर्डिंग, तो आंसर भी सिमेट्रिक आ गया। अब स्क्रू के अकॉर्डिंग कर लो तो कैसे करेंगे सर? स्क्रू में क्या होता है? ऐसे ये तो होता है स्क्रू का मतलब, माइनस में आंसर आएगा। ठीक है बेटे, अच्छा माइनस में आएगा तो सर इस बार हम वैल्यू पुट करेंगे। देखो एक बात बताओ, यहाँ तक तो सेम होगा सारा काम, बिल्कुल सेम होगा यार, यहाँ तक तो पूरा कंप्लीट सेम होगा। हमें डैश निकालना है, डैश निकालेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन इस बार जो ए डैश की वैल्यू है बेटे, वो हम क्या डाल देंगे? माइनस की डाल देंगे। और जब वैल्यू ही माइनस की डाल देंगे तो आप देख सकते हैं इस बार डी हमारे पास कैसा आया? नेगेटिव का आया। तो डी जब नेगेटिव में आ जाए तो ये कौन सी मैट्रिक्स है सर? ये स्क्यू सिमेट्रिक है। यार ये तो समझो यार किस्मत का खेल है, मतलब ये सवाल आ गए ना तो मजा आ जाएगा। फ्री वाले नंबर है यार ये तो,
डैश करके दिखाना है माइनस आ रहा है या प्लस आ रहा है, फटाफट कर दो। तो बस देख लो कितनी किस्मत साथ देती है। ठीक है, क्लियर हो गया। 4 और 5 बढ़िया सवाल है, और दोनों में से एक ना एक आ जाता है बेटे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटे। आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है जिसमें एक्स वाई जेड दिया हुआ है, उसकी वैल्यू निकालनी है और सेटिस्फाई करके दिखाना है आपको कि a डैश a बराबर आई। तो a डैश a बराबर आई। अब a डैश का मतलब भी आप जानते हो यार, और a का मतलब भी जानते हो, और i का मतलब भी जानते हो, सारी बातें जानते हो, है ना। तो बस आपको क्या करना है बेटे कि a की मल्टीप्लाई करनी है a डैश से, ऐसा कुछ नहीं बेटे, a डैश की मल्टीप्लाई करनी है a से, और आपका आंसर क्या आना चाहिए i मीन्स क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और कंपैरिजन कर देना तो आपको क्या मिल जाएगी x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन सेम क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करना है और इक्वल में क्या लगाना है बेटे 0। 0 का मतलब समझते हो ना, 0 मैट्रिक्स है बेटे वो, तो इक्वल कर दो बस, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी आराम से। क्वेश्चन नंबर a, ये तो बेटे डायरेक्ट सवाल है, डायरेक्ट वे से आप देख रहे हैं, आराम से कर सकते हो, बस वैल्यू पुट करनी है। तो a की वैल्यू क्या है बेटा 3 1 -1 और 2, a स्क्वायर -5 है प्लस में 7i बराबर 0। तो प्रूव करके दिखाना, और आपको पता है यार प्रूव करने वाले इंडिया के बच्चे हैं ना, एक बार बस आंसर बता दो क्या लाना है ना, यहाँ 0 लाना है यार, बस लिया देना, जुगाड़ तो यही है ना। आराम से क्या करोगे, पहले a की मल्टीप्लाई a से करके a स्क्वायर निकालोगे, a स्क्वायर यहाँ पे डाल देना है, a की 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ डाल देना, और बस i की वैल्यू यहाँ डाल देना, आ जाएगा 0। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल 7 की तरह है, 7 की तरह नहीं वही है, बस वैल्यू चेंज हो गई है। क्वेश्चन नंबर 10 अभी हमने किया। क्वेश्चन नंबर 11 फाइंड द मैट्रिक्स x सो दैट, बेटे ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी करा हुआ है 3.2 में। x की वैल्यू निकालनी है, इसका मल्टीप्लाई में गिवन है और इक्वल में एक वैल्यू गिवन है। तो आपका छोटा सा एक काम है बेटे, बस क्या करना है कि आपको x की कोई भी अपनी मर्जी से वैल्यू लेट करनी है ऑर्डर के अकॉर्डिंग और मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जैसे कंपेयर करोगे वैल्यू निकल जाएगी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 जैसे आपको बताया मैंने अभी PMI का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 इफ a डैश इज सच दैट, यार कैसे कैसे सवाल है बताओ यार, लड्डू सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14 इफ द मैट्रिक्स A इज द बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू मैट्रिक्स देन ये कौन सा करेक्ट आंसर है। तो हमें बोला हुआ है कि A क्या है, सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो बताओ नीचे में से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो बेटा जब मैं आपको स्क्यू और सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझा रहा था तो ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छी तरह बताई थी, काफी इंपॉर्टेंट चीज थी। देखो बहुत बढ़िया चीज है, स्पेशल आ जाइए 1 मार्क्स में, लेकिन मेहनत पूरी है इसमें। 2 नंबर का सवाल है लेकिन 1 नंबर में आ जाता है डायरेक्ट आंसर लगाने के लिए। तो क्वेश्चन ये है कि a डैश इक्वल टू -a, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी है कि इसने बोला सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक दोनों हैं, तो इसका मतलब ये भी होगा कि सर a डैश बराबर a भी है। तो यार मतलब समझ नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि सर किसी का कोई भी एलिमेंट उसी के नेगेटिव पार्ट के भी बराबर है और उसी के पॉजिटिव पार्ट के भी बराबर है। तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। किसके साथ हो सकता है, 0 के साथ। 0 पे यार माइनस लगा लो चाहे प्लस लगा लो, फर्क थोड़ी पड़ता है। तो आप उसका नेगेटिव करेंगे तब भी वो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव है ही, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। और जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि सर वो सिमेट्रिक भी है और वो स्क्यू सिमेट्रिक भी है। वो सिमेट्रिक भी है और वो स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा इसे थोड़ा सा प्रूव करके देखेंगे, ऐसे कंडीशन लगा के देखते हैं। देखो अगर मैं सिमेट्रिक वाली कंडीशन हटा दूं, स्क्यू वाली ले लेता हूं, तो स्क्यू वाली कंडीशन क्या कहती है, सर a डैश बराबर -a होगा। अच्छा a डैश का मतलब क्या होता है कि सर मैंने किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला हुआ है। अगर ट्रांसपोज निकाला है तो aij नहीं होगा बेटा, यहाँ पे ji होगा, इतना आप जानते होंगे। अच्छा यहाँ पे a है तो सर यहाँ ai होगा, ij होगा। अच्छा ये इधर आएगा तो बेटा ये प्लस में हो जाएगा, हाँ सर ये प्लस में हो जाएगा इधर आके, तो j और i, और इधर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, डन।
अच्छा एक छोटी सी बात बताओ बेटे, मैं ऐसा लेट कर सकता हूँ कि यहाँ पे आई और जे बराबर है? सर लेट तो कर सकते हैं पर गड़बड़ होगी, तो ऐसे गड़बड़ जनरेट हो जाएगी। अगर आई बराबर है जे के तो यार यहाँ भी आई लिख सकते हैं, यहाँ भी आई लिख सकते हैं, यहाँ भी आई सब बराबर है। और जब बराबर है तो ये ऐड हो जाएगा, 2i जे के लिख दूँ इसको बराबर में 0, तो ए आई जे के बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और ए आई जे के बराबर 0 कब आया बेटे? जब मैंने आई को जे के बराबर कर दिया। कहने का सीधा सीधा मतलब है, अगर i1 तो j1, i2 तो j2, i3 तो j भी 3। इसका मतलब i बराबर j जब भी कोई आपसे बोलता है तो आप समझ जाया करो ये डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है? डायगोनल एलिमेंट्स की। और डायगोनल एलिमेंट्स क्या आ गया? 0 आ गया। समझ लो बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका सीधा सीधा मतलब निकल के क्या आता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है उसके डायगोनल एलिमेंट इज ऑलवेज 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं बेटा? हमेशा 0 होते हैं। सवाल आता है प्रूफ करके दिखाओ। अब यहाँ पे वही कंडीशन आपसे पूछी थी, तो सिमेट्रिक का तो मतलब ही इक्वल हो जाता है और स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या हो जाएगा बेटे? डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाते हैं। तो अब यहाँ से क्या आपसे कह रहा है, इफ ए मैट्रिक्स दोनों है तो कौन सा आंसर करेक्ट है? तो हम कह सकते हैं कि आंसर बी हमारा करेक्ट है, ए इज अ 0 मैट्रिक्स। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव जब भी पॉसिबल है जब बेटे 0 लगाओ। ठीक है, तो ये थे बेटे हमारे सवाल मिसलेनियस के। आप खुद देख सकते हैं 15 से 20 मिनट का भी काम नहीं, अगर आप इसको लेके बैठोगे तो फटाफट कंप्लीट हो जाएगी। अब बात आती है सवाल पीएमआई की। तो बेटे देखो, पीएमआई की समस्या ये है कि मेरे को लगता नहीं कि आपको थोड़ा समझ आ जाएगा बिना टॉपिक के। तो ऐसा करते हैं बेटे, अगली क्लास में हम पहले थोड़ा सा पीएमआई का टॉपिक समझते हैं। ठीक है बेटे, तो नेक्स्ट क्लास में पहले मैं आपको थोड़ा सा पीएमआई का बेसिक बताऊंगा, फिर उसके बाद बेटा ये क्वेश्चंस कराता हूँ आपको मैं, तब अच्छी तरह क्लियर भी हो जाएंगे, फिर कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है बेटे, तो मेन चीज़ मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि मैक्सिमम बेटा आप फोकस करो इन्वर्स निकालने पे। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो इन्वर्स निकालने की करो, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। मैक्सिमम सारे के सारे जितने भी आपके सारे सही हो जाएंगे और करेक्ट आंसर आने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो, एक रो का करेक्ट आंसर आ जाता है, दूसरी का नहीं आता है, कभी कभी दूसरी का आ जाता है, पहली का नहीं आता। तो बेटे ये सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करती है, वो है कैलकुलेशन जो आप बीच में करते हो जब आप ऑपरेशन अप्लाई करते हो। तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगी तो बेटे कंफर्म है कि आंसर आना नहीं है। तो इसीलिए एप्लीकेशन या फिर ऑपरेशन लगाते समय बीच में एक बार बेटे थोड़ी 20 से 30 सेकंड लगती है, आप एक बार पीछे देख ले करो कि क्या अभी जो आपने अप्लाई करी है कंडीशन उसमें एक भी साइन आपने रॉन्ग तो नहीं लगा दिया या एक भी डिजिट चेंज तो नहीं कर दी। अगर बेटे हुआ है तो वो वहीं करेक्ट हो जाएगा, और नहीं भी हो तो अच्छी बात है बेटा, 30 सेकंड लगे 15 सेकंड लगे कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना। लेकिन बेटे अगर वहाँ गलती होगी तो उसके आगे ना आप समझो खाली पीली की मेहनत कर रहे हो, खाली पीली की मेहनत कर रहे हो, आपको गलती मिलेगी नहीं कभी आगे चल के और कभी आंसर सही आएगा नहीं। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किसकी करो बेटे? इन्वर्स की। और चैप्टर में कुछ भी नहीं है, 6 नंबर का सवाल फिक्स इन्वर्स का आना ही आना है। बाकी 1 मार्क्स के क्वेश्चन बेटे मैट्रिक्स में XYZ वैल्यू निकालने को आते हैं, तो वो बहुत सिंपल है, आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह आती है इतना करने के बाद। ठीक है बेटे, तो इन्वर्स की प्रैक्टिस करो। उसके बाद बेटे आपको क्या करना है, ट्राई करनी है ये मिसलेनियस के जो सवाल आज मैंने कराए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में बेटे मैं आपको क्या कराता हूँ, पीएमआई का टॉपिक कराता हूँ, और उसके बाद ये बच्चे कुछ सवाल कर लेते हैं। ठीक है बेटे, तो होमवर्क जरूर करना है और अच्छी तरह करना है यार, होमवर्क कर लिया करो, जब भी कुछ बातें समझ आएगी। मैथ है, थ्योरी नहीं है कि रट्टा मान लो खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, कर लेना होमवर्क। बाय। कैसा उसका